हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्सेशन विद अर्चित। सी अर्चित गोयल दिस साइड। आज के इस सेशन में अपन जानेंगे कि जीएसटी सप्लाई पे लगता है, बट सर सप्लाई का मतलब होता क्या है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था सप्लाई मींस, बट आज की वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि सप्लाई कब माना जाता है जीएसटी के अंदर। मतलब सप्लाई जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के अंदर, वो कब ट्रिगर होगा इन डिफरेंट केसेस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन शुरू करते हैं वन बाय वन। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जीएसटी लगता किस पे है? सप्लाई पे। एंड सप्लाई मींस कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 7(1) सबसेक्शन ए। क्या बोलता है कि जीएसटी लगने के लिए ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तभी जीएसटी लगेगा, मतलब तभी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लेवी होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई मतलब सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, कुछ भी, किसी भी नेचर का ट्रांजेक्शन हो, मेड और एग्री टू बी मेड। या तो आप अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुके हो, मतलब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए और सेलर ने पेमेंट कर दिया, दैट इज द मेड। या एग्री टू बी मेड मतलब किसी एक पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग हो। तो अगर आप सप्लाई कर देते हो, अगर वो गुड्स का है या सर्विस का, तो सप्लाई कर दिया आपने, जीएसटी लेवी हो जाएगा। बट मैं बात करूं अगर एग्री टू बी मेड, अगर आपको गुड्स के रिगार्डिंग एडवांस मिला है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है बाय नोटिफिकेशन 66/2017। बट अगर सर्विसेज के अगेंस्ट में एडवांस मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होने से कुछ होगा क्या? नहीं। पहली कंडीशन होनी चाहिए थी सप्लाई। ठीक है, वो अपन ने देखा, सप्लाई हो गया। सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। मींस सप्लाई हुआ, कंसिडरेशन इन्वॉल्व था, और जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किस में हुआ? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो, नॉर्मली आप कोई भी गुड्स सर्विसेज बाय करते हो तो सामने वाले ने सप्लाई करा, आपको कुछ चार्ज किया होगा, दैट इज द कंसिडरेशन, और उसका बिजनेस ही वही है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 7(1) ए के अकॉर्डिंग जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि सप्लाई है। फिर अगर मैं बात करूं 7(1) बी, जो बात करता है किसकी? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सब्सक्रिप्शन बाय किया, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, किसी का भी कंसिडरेशन दिया होगा आपने। तो दो कंडीशन, आप इंपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ सर्विसेज की बात करिए यहाँ पे, ठीक है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। एंड थर्ड पॉइंट इज वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं है वो सर्विस जो आपने इंपोर्ट करी है, तो भी क्या लग जाएगा? जीएसटी। बट फिलहाल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, वो सेकेंडरी मैटर है, बट जीएसटी अप्लीकेबल होता है। देखो, केस 1 में सप्लाई भी था, कंसिडरेशन भी था, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट यहाँ पे क्या नहीं था? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर बात करें 7(1) सी, जो कि आपको रीड करना हमेशा शेड्यूल 1 के साथ, जो क्या बोलता है, अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई करी है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, भैया आपने कुछ सप्लाई करा और पैसा भी नहीं लिया, तो क्या फिर भी जीएसटी आएगा क्या? तो यस, 7(1) सी बोलता है, अगर आपने ऐसी कुछ सप्लाई करी जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, बट डन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उन ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आ जाएगा। बट ऐसी सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन है जो पैरा 4 पैराज में डिफाइन ऑफ शेड्यूल 1, पैरा ए, बी, सी एंड डी। वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे पैरास। देखिए, 1 में तो सप्लाई हो गया, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, डायरेक्टली जीएसटी आ गया। सर्विस इंपोर्ट करा, कंसिडरेशन दिया, चाहे बिजनेस में या नहीं हो, जीएसटी आ गया। अब बात करें ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, फिर भी जीएसटी लग जाएगा। तो ऐसे कौन से केसेस हैं? इसके लिए 4 पैराज है, शेड्यूल 1 में 4 पैराज डिफाइंड है। सबसे पहले बात करता हूं, देखिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एक एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा।
परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल। टेम्पररी नहीं, टेम्पररी दिया तो सर्विस हो गया, परमानेंट ट्रांसफर करा आपने क्या, बिजनेस असेट। बिजनेस असेट आपका करंट असेट भी हो सकता है और नॉन करंट असेट भी, जिस पे आपने आईटीसी अवेल किया था। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप बाय किया बिजनेस के अंदर, उसका आईटीसी मैंने लिया होगा, मेरी बिजनेस असेट है। कुछ सालों बाद में वो लैपटॉप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए घर पे ले गया, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्या, देखो केस वन की, परमानेंटली ट्रांसफर में अपने घर पे ले गया, बिजनेस असेट थी मेरी, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट दोनों असेट कवर है, और मैंने आईटीसी भी अवेल करा था। अब मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब लैपटॉप घर पे ले गया, कोई कंसिडरेशन तो दिया नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो शेड्यूल वन बोलता है इस पे भी जीएसटी आ जाएगा। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन भी लिखा है कि आपने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस असेट जो कि करंट एज वेल एज नॉन करंट भी हो सकता है, और जिस पे आपने आईटीसी अवेल किया था। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगी और ऐसी कोई असेट आप परमानेंट ट्रांसफर करते, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी लग जाएगा। अगर आप कोई स्टॉक अपने घर पे ले गए, या आप ही का बिजनेस है, स्टॉक में से कुछ घर पे ले गए, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस असेट है, एंड आईटीसी भी आपने लिया था, अब उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मान के जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। पैरा नंबर एक क्लियर है। फिर बात करते हैं पैरा नंबर टू, जो क्या बोलता है, अगर सप्लाई हुआ है किसके बीच में, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। भाई अगर आप रिलेटेड हो तो आप कंसिडरेशन तो नहीं लोगे, बट गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है तो भी जीएसटी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ट्रांसफर, आपने अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करा, तो इस केस में जीएसटी कब आएगा, वन बाय वन समझते हैं। देखो अगर रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, डेफिनेशन दी हुई है रिलेटेड की, बट अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई ट्रांजेक्शन। जनरली शेड्यूल थ्री में एम्प्लॉयर जो सैलरी देता है एम्प्लॉय को उस पे जीएसटी नहीं आएगा, बट यहाँ पे बात हो रही है सप्लाई की, समझते हैं अपन। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हुए रिलेटेड पर्सन, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुए, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कुछ गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को अप टू ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको गिफ्ट दी है वो 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि गिफ्ट है ना, और 50,000 तक एग्जाम कर रखा है एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉय को, उससे ज्यादा होते डिफरेंस नहीं, पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो आपको पता होगा जीएसटी में आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है, आपके जीएसटी नंबर के जो फर्स्ट टू डिजिट्स होते हैं, 084 राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, और आप चाहो तो विद इन स्टेट आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, आपके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो आपकी चॉइस है। तो जब अगर आपने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट तो मैंडेटरी है, तो आपस में आप ब्रांच ट्रांसफर करोगे, स्टॉक ट्रांसफर करोगे, दैट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो इस केस में भी सप्लाई माना जाएगा, चाहे बिना कंसिडरेशन के किया हो, और जीएसटी लग जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जिस एग्जांपल स्टॉक ट्रांसफर करा अपनी ही ब्रांच को, जिस ब्रांच का अलग से रजिस्ट्रेशन है, तो इस केस में भी जीएसटी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे ये ट्रांजेक्शन आपने विदाउट कंसिडरेशन किया हो। मतलब ये पैरा जो ए बी सी डी फोर पैराज में जो सप्लाई डिफाइंड है, इन्हीं पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर बिना कंसिडरेशन के हुई है। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, गुड सप्लाई हुए बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, बट इस केस में फॉर एग्जांपल
एजेंट को गुड्स सप्लाई करे प्रिंसिपल ने, या एजेंट ने प्रिंसिपल के भी आप पे गुड्स बाय करे, देखा जाए तो कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई करे कि ठीक है सेल आउट कर देना, फिर जो भी कंसिडरेशन हो मुझे दे देना। यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, कौन सी ट्रांजेक्शन में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन। बट पैरा 3 या फिर मैं बोलूं पैरा सी क्या बोलता है, देखो सिर्फ गुड्स कवर है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट या वाइस वर्सा। एजेंट अगर अपना इनवॉइस इश्यू करता है जब वो फर्दर सप्लाई करेगा, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई करे, एजेंट जब आगे उस गुड्स को बेच रहा है तो अपने नाम से बिल काटा है, ना कि प्रिंसिपल के नाम से। तो जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हुई थी उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई पैरा सी के अंदर, चाहे वो बिना कंसिडरेशन के, और उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ये सर्विसेज के केस में नहीं लगेगी, जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कुछ सर्विसेज दी गई है। क्लियर है क्या? लास्ट पैरा 4 बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, तो सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी है फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हो, देखो आपने इंपोर्ट करी सर्विस, कंसिडरेशन था बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आप किस में आ गए थे, 7(1)(b) में, और जीएसटी लग गया था। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सर्विस इंपोर्ट करी है बट कंसिडरेशन नहीं है, ये इसी की तो बात करता है शेड्यूल 1 कि इन ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी जीएसटी आ जाएगा। बट आपने सर्विस इंपोर्ट किससे करी है, रिलेटेड पर्सन से। तो अगर मान लो आपकी की कोई ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, उससे आप कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, पैसा तो ऑफकोर्स नहीं दोगे, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा पैरा डी के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर, और सप्लाई मानते हुए इस पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।